हर घर पाठशाला की 12वीं कक्षा के भूगोल विषय की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत आप भारत के मानव भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपने इस पुस्तक के 5 चैप्टर्स का अध्ययन किया है। आज हम छठे चैप्टर का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। इस पाठ के अंतर्गत आप भारत के जल संसाधनों, उनकी उपलब्धता और भारत में जल से संबंधित समस्याओं और उन्हें दूर करने के उपायों का अध्ययन करेंगे। आज हम इस चैप्टर से जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम जानेंगे भारत के जल संसाधनों के बारे में, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत में जल की मांग और उपयोग के बारे में, वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, और भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन इंडिया, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि जो कुछ भी आज है वो वैसा नहीं रहेगा और वो भविष्य में बिल्कुल ही अलग होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि जनसंख्या की संरचना जैसी आज है, भविष्य में वैसी नहीं होगी, उसमें परिवर्तन होगा। प्रौद्योगिक उन्नति जैसी आज है वैसी भविष्य में नहीं होगी। और इसी तरह से कुछ एक समस्याएं जो आने वाले समय में हमें संभवतः झेलनी पड़ेगी, उनमें है पर्यावरणीय निम्नीकरण और जल का अभाव। जल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से है। जल के बिना जब जीवन संभव नहीं है। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। जल का अभाव क्यों हो रहा है? जल तो प्रचुर मात्रा में है धरती पर, तो फिर जल का अभाव क्यों? आपने जाना होगा पिछली कक्षा में पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। इतने अधिक भाग पर जल होने के कारण हम पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर जल का अभाव क्यों? तो साधारण शब्दों में समझें तो जल की कमी इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण, इसके अति उपयोग के कारण और इसके अत्यधिक प्रदूषण के कारण हो रही है। पर इतना अधिक जल है और जल हम जानते हैं एक चक्रीय संसाधन है, तो फिर जल का अभाव क्यों? उसका एक कारण ये है कि पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका लगभग 97% लवणीय जल है, खारा जल है। वो मानव के दैनिक कार्यों के उपयोग के लायक नहीं है। ना तो हम उसे पीने या अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं और ना ही उसे सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो शेष बचा 3% जल मीठा जल है, अलवणीय जल है। लेकिन यह इस 3% जल में से भी अधिकतर जल मानव के सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसे लगभग 2% के करीब जल जो है वो जमी हुई बर्फ के रूप में है, हिमानियों के रूप में है। लगभग 0.7% के करीब जल भूमिगत जल के रूप में है। और पूरा आकलन करने के उपरांत हम पाएंगे कि केवल बहुत थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.02% जल, मीठा जल ऐसा है जो नदियों, नालों और झीलों के रूप में है और वह मानव के सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो हम ये जान सकते हैं कि इतने कम जल पर विश्व की लगभग 8 अरब जनसंख्या जो है वो निर्भर करती है। यही वह जल है जो हमें उपलब्ध है और इसी इतनी कम मात्रा जल की उपलब्ध होने के कारण, जो हमारे उपयोग के लायक है, इतनी कम मात्रा उपलब्ध होने के कारण ही जल का अभाव आने वाले समय में जो है वो एक भयंकर समस्या बनने जा रहा है। ऐसी समस्या जिससे लड़ाई, झगड़े इत्यादि होने का भय बना रहेगा। अभी भी हम जानते हैं भारत के अनेक राज्यों के बीच में
जल को लेकर विवाद हैं जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं। तो जल के लिए जल की जो कमी है, जो आने वाले समय में और इसका अभाव होने वाला है, उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे कि जल संसाधनों का भारत में इनका भौगोलिक वितरण किस प्रकार का है, उपयोग किस प्रकार का है, और इसके संरक्षण और प्रबंधन को हम किस प्रकार से जल का संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां अपनाकर कर सकते हैं। भारत के जल संसाधनों की बात करते हैं कि भारत में कितने जल संसाधन हैं। तो प्रतिवर्ष भारत में वर्षा के द्वारा लगभग 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, और भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 2.45% भूमि भारत के पास है विश्व की, और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 16% भाग जनसंख्या का जो है वो विश्व की वो भारत में निवास करता है। लेकिन जो धरातलीय जल है और पुनः पूर्ति योग भौम जल है, उससे जो है भारत को 1869 घन किलोमीटर जल जो है वो वर्ष में उपलब्ध रहता है। लेकिन इसमें से भी केवल 60% जल ही उपयोग के लायक है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में प्रतिवर्ष जो है वो धरातलीय और भौम जल से लगभग 1869 घन किलोमीटर जल उपयोग के लिए, हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन उसमें से भी 60% जल ही उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। बाकी 60% यानी 1122 घन किलोमीटर जल ही उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है, और बाकी जल नहीं, विभिन्न कारणों से, चाहे उसे उस जल को निकालने की कठिनाई के कारण या अन्य तकनीकी कारणों से। भारत के जल संसाधन 3 रूपों में हैं। एक है धरातलीय जल, भौम जल, और तीसरा है लैगून और पश्च जल। धरातलीय जल का अर्थ है जो धरातल पर जल बह रहा है, नदियों, नालों, झरनों के रूप में, झीलों के रूप में। दूसरा है भौम जल, वह जल जो भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में है। और तीसरा है लैगून और पश्च जल, समुद्री तटों पर पाई जाने वाली झीलों को लैगून और पश्च जल के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धरातलीय जल संसाधन की। भारत में धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं: नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। यदि हम भारत की नदियों की बात करें और उनकी सहायक नदियों की बात करें, उन सहायक नदियों की जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, तो कुल मिलाकर हमारे देश में लगभग 10,360 नदियां हैं। और इन सभी नदियों से, जैसा कि हमने जाना कि इन सभी नदियों से वर्ष भर में लगभग 1869 घन किलोमीटर जो है वो जल का प्रवाह प्रतिवर्ष होता है। लेकिन भारत में उपलब्ध जो धरातलीय जल है, इसका केवल 690 घन किलोमीटर यानी केवल 32% जल का ही उपयोग हम कर पाते हैं, और बाकी का जल जो है वो बहकर वो समुद्रों में चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है विभिन्न स्थलाकृतिक बाधाएं, जलीय बाधाएं या अन्य प्रकार की बाधाएं। और अब बात करते हैं कि नदियों में जो जल प्रवाह है वो इनके जल ग्रहण क्षेत्र और उन जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये है कि भारत की सभी नदियों में जल की मात्रा एक समान नहीं है। ये निर्भर करता है कि वो नदियाँ किन क्षेत्रों में हैं और उनके जल ग्रहण क्षेत्र कितने विस्तृत हैं। उदाहरण के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी विशाल नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में वर्षा भी बहुत अधिक होती है, तो इन नदियों में जल की विशाल मात्रा पाई जाती है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश के कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल ये प्रमुख बड़ी नदियां लेकर आती हैं। दक्षिणी भारत की नदियों की बात करें, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो इन नदियों में वार्षिक जल प्रवाह की मात्रा यानी
वर्ष में जो इनमें नदियों से होकर जल बहता है वो उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में बहुत कम होता है। किंतु अगर हम उपयोग की दृष्टि से देखें तो दक्षिणी भारत की इन नदियों के में बहने वाला अधिकतर जल जो है वो उपयोग में लाया जाता है, जबकि उत्तरी भारत की नदियों में बहने वाला अधिकतर जल जो है वो बहकर समुद्रों में जाकर मिल जाता है। ये दोनों में जो है वो अंतर है। ये भारत की नदी बेसिन का एक मानचित्र है जिसमें आप दिख रहे हैं, और इसमें ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का क्षेत्र है, और ये जो हल्की शेड में है ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों का क्षेत्र है। दूसरा है भौम जल संसाधन। भारत के कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है, और भारत में जो भौम जल का अर्थ है भूमिगत जल, भारत में जो भौम जल है वो उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में वो अधिक पाया जाता है। भूमिगत जल का 42% भाग भारत के विशाल मैदानी राज्यों में पाया जाता है। इसका कारण है वहाँ पर पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी। हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में पानी जो है वो आसानी से रिस जाता है, और जिसके कारण यहाँ पर भूमिगत जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। देश के कुल भूमिगत जल का 19% अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भागों में भूमिगत जल की मात्रा या संभावित क्षमता कम होती है। इसका कारण है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में कठोर चट्टानों का पाया जाना, जिनसे वर्षा का जो जल है वो आसानी से अंदर भूमिगत नहीं हो पाता है। देश के कुल दोहन किए जा रहे, यानी जितना भी हम भूमिगत जल निकाल रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उसका 25% घरेलू कार्यों में और उद्योगों में तथा शेष 75% कृषि के लिए प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। हमारे देश में भूमिगत जल के कुल जितने उपलब्ध संसाधन हैं उनका अभी तक हम केवल 37% भाग ही दोहन कर पाए हैं। यानी बहुत सा ऐसा भूमिगत जल अभी भी है, लगभग 63%, जिसका उपयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसके उपयोग को हम अभी संभव नहीं बना पाए हैं। भारत में अगर हम राज्यों के अनुसार देखें तो कुल संभावित क्षमता के आधार पर पंजाब शीर्ष पर है 98.34% क्षमता के साथ, और जम्मू कश्मीर सबसे निचले स्तर पर है 1.07% क्षमता के साथ। भौम जल उपयोग के आधार पर भारतीय राज्यों को हम 3 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। अत्यधिक उपयोग करने वाले राज्य, वो राज्य जो भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु आते हैं। दूसरा है मध्यम उपयोग करने वाले राज्य, इनके अंतर्गत गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र आते हैं। और तीसरा है न्यूनतम उपयोग वाले राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल इत्यादि, जो भूमिगत जल का बहुत कम उपयोग जो है वो कर रहे हैं। तीसरा है भारत में जल का जो स्रोत है वो है लैगून और पश्च जल। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, लैगून होते हैं समुद्री तटों पर जो झीलें पाई जाती हैं, उन्हें हम लैगून या पश्च जल के नाम से जानते हैं। ये भारत के जल संसाधनों का तीसरा रूप है। भारत की समुद्र तट रेखा बहुत विशाल है, जिसके कारण भारत के तटीय भागों में अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। और केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल वो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर इन लैगूनों में, इन झीलों में अत्यधिक जल की मात्रा पाई जाती है। अब इन लैगून झीलों का, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इनका पानी खारा होता है, किंतु फिर भी इसका उपयोग मछली पकड़ने और चावल की कुछ विशेष प्रकार की किस्मों को पैदा करने तथा नारियल की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये था भारत के जल संसाधन। अब बात करते हैं भारत में जल की मांग और उपयोग की। भारत में जल की मांग कहाँ पर कितनी है और उसका उपयोग कहाँ पर किस प्रकार का है। भारत की वर्तमान में
जो जल की मांग है वो सिंचाई के लिए सबसे अधिक है। सबसे अधिक जल की मांग भारत में वो सिंचाई के लिए है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे देश की 2/3 जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है अपने रोजगार के लिए और अपने जीवन यापन के लिए। इसी कारण से आज भी हमारे देश में जल की सबसे अधिक मांग वो सिंचाई के लिए है। धरातलीय और भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। धरातलीय जल का लगभग 89% और भूमिगत जल का लगभग 92% उपयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। उद्योगों में जो है धरातलीय जल का केवल 2% और भूमिगत जल का 5% भाग जो है वो उद्योगों में उपयोग किया जाता है। और घरेलू सेक्टर में जो भूमिगत जल है, धरातलीय जल का उपयोग जो है भूमिगत जल की तुलना में 9% अधिक है। अगर हम इस पाई डायग्राम की सहायता से समझें तो ये भारत में धरातलीय जल का सेक्टर के अनुसार उपयोग दिखा रहा है। अब ये जो नीला भाग है वो सबसे अधिक उपयोग को दर्शा रहा है, यानी कृषि, दूसरा है घरेलू और तीसरा है उद्योग। तो भारत में जो जल की मांग और उपयोग है, धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोग जो है वो कृषि के लिए किया जा रहा है, उसके बाद घरेलू कार्यों के लिए और उसके बाद उद्योगों के लिए। अगर हम भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल का भी सबसे अधिक उपयोग जो है वो कृषि के लिए, दूसरे स्थान पर उद्योगों के लिए और तीसरे स्थान पर घरेलू कार्यों के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है। तो ये था भारत में भूमिगत जल की मांग और उपयोग। अब बात करते हैं आज के अंतिम टॉपिक की, वो है भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग। दूसरे शब्दों में अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में कृषि में जल का उपयोग सिंचाई के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। कावेरी नदी पर ग्रैंड एनीकट बांध बनाया गया है और ये बांध जो है वो ईसा की 2री शताब्दी में ही बना दिया गया था। भारत में आधुनिक सिंचाई का आरंभ सन 1831 में उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर के निर्माण के साथ आरंभ हुआ था। 1950-51 में हमारे देश में कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था, जो 2006-07 में बढ़कर जो है लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर जो है वो हो गया था। अब बात करते हैं उन कारणों की जिन कारणों से भारत में सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई के लिए जल की मांग है। पहला कारण है वर्षा का स्थानिक सामयिक परिवर्तनता के कारण। हम जानते हैं भारत में वर्षा जो है वो सामयिक है, मानसूनी वर्षा होती है। साल के केवल 4 महीने, साल भर में होने वाली अधिकतर वर्षा इन्हीं 4 महीनों में हो जाती है और बाकी के जो महीने हैं वो शुष्क रहते हैं। तो इस कारण से भारत में सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है या जल की मांग है। दूसरा, भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। 50% से 60% क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल 25 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में फसलों को बचाने के लिए और उनसे उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कारण है देश के अधिकांश भागों का वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त होना, जैसे कि उत्तर पश्चिमी भारत तथा दक्कन का पठार। हमारे देश के अधिकतर भाग ऐसे हैं जो वर्षा रहित हैं और सूखाग्रस्त होते रहते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में होने वाली जो वर्षा है वो मानसूनी वर्षा है और मई से अगस्त के 4 महीनों में ही 80% वर्षा, साल भर में होने वाली वर्षा का, कुल वर्षा का 80% जो है वो इन्हीं 4 महीनों में हो जाता है और बाकी 20% बाकी के बचे 8 महीनों में होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ
कि इन 4 महीनों के अतिरिक्त जो बाकी बचे 8 महीने हैं वो शुष्क होते हैं, उनमें जल की कमी होती है, तो फसलों को बचाने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कारण है कि देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता पाई जाती है। कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर शीत ऋतु में शुष्कता पाई जाती है, कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता पाई जाती है। तो दोनों ही कारणों से, चाहे वो शीत ऋतु की शुष्कता हो या ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता हो, शुष्कता के समय में फसलों के लिए जल की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से सिंचाई की आवश्यकता होती है। चौथा कारण है पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कभी कभी, यानी वर्षा ऋतु के दौरान ही जो है वो एक लंबा वर्षा रहित काल आ जाता है, जिसे हम मानसून में विच्छेद भी कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में जाना होगा, ब्रेक इन मानसून की वर्षा ऋतु में एक समय आता है जब कई दिनों तक वर्षा नहीं होती, तो उस दौरान, उस समय में फसलों को बचाने के लिए हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है। देश के जो पर्याप्त वर्षा वाले राज्य भी हैं, क्षेत्र भी हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल और बिहार, इन जगहों पर ऐसी जो मौसम में वर्षा की असफलता है वो अक्सर होती है, तो उस समय में फसलों को बचाने के लिए हमें सिंचाई के साधनों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। पांचवा कारण है कि अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चावल, गन्ना, जूट, जब हम इनकी बुआई करते हैं तो इसके लिए भी सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। छठा कारण है वो है बहुफसलीकरण। बहुफसलीकरण के लिए अधिक मात्रा में जल का होना आवश्यक है, जिसके कारण सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और सातवां और अंतिम कारण है वो है फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्में। हमारे देश में अब फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को बोया जा रहा है और इन किस्मों के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आज का चैप्टर का पहले कुछ विषय जिनके बारे में हमने जाना। भारत में जल संसाधन, भारत के जल संसाधनों और भारत में जल की मांग और उपयोग, तथा भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग क्यों है या भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हमने जाने। धन्यवाद।